पूरा भी सीखोगे। जब क्षमता है इंसान हो तो इंसान के ही जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। हम अच्छा भी कर सकते हैं, हम बहुत बुरा भी कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग बनाओ फटाफट, लखनऊ समझौता। हेडिंग बनी है। जब कोई लड़ाई होती है तभी समझौता भी होता है, क्यों भाई? तो तो लड़ाई किसके किसके बीच में थी? गरमपंथी और नरमपंथी। इसका आनंद कौन उठा रहे थे? अंग्रेज। इस आनंद को दूर करने के लिए एक चीज ये थी कि इन दोनों के बीच में जो ये दीवार खिंची है इसको तोड़ दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि राष्ट्रीय आंदोलन में आरंभिक समय में जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो जो वर्ग था वो नरम रवैये से, नरम रुख से अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने रखता था। उनको लगता था कि न्यायप्रिय हैं अंग्रेज, न्याय देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था इस तरह से अंग्रेज नहीं सुनेंगे, तो मामला गर्म हो गया और सूरत में जाकर विभाजन हो गया 1907 में। 1907 में जब सूरत में जब विभाजन हुआ कांग्रेस का, तो उस विभाजन के बाद की परिस्थितियां कैसी बनी? परिस्थितियां ये हो गई कि अंग्रेजों ने उग्रपंथियों को, या जो उग्र तरीके से अपनी मांग को रख रहे थे, जो गर्मपंथी थे, उनके ऊपर अत्याचार जुल्म करना शुरू कर दिया। 3 बड़े नेता गर्मपंथियों के जेल में डाल दिए गए, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तीनों को जेल में डाल दिया गया और नरमपंथियों के साथ एक बेहतर रुख रखा गया और ये कहा गया कि ठीक चल रहे। और इससे एक माहौल ये बन गया कि देश की आज़ादी की जो लड़ाई है उसको कमज़ोर किया जाए और कांग्रेस के अंदर भी एक समस्या, एक फूट डाल दी जाए। तो वो फूट पड़ गई। अब इसके अलावा 1906 में ही आपने देखा था कि मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि देश की जो देश की आबादी है, आबादी में अगर आप देखेंगे तो मुख्य आबादी में कौन है? हिंदू और मुसलमान हैं। और हिंदू मुसलमान के बीच एक प्रेम जो है, या इनके बीच में जो सौहार्द है, उस सौहार्द को तोड़ दिया जाए और उसके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्लियर है? अब मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद धीरे धीरे मुसलमानों को एक अलग वर्ग के रूप में स्थापित किया गया। ये कहा गया कि आपके लिए अलग से स्थान होना चाहिए, आपके अलग से शिक्षण संस्थान होने चाहिए, है ना। अब धीरे धीरे ये मामला बढ़ा। लेकिन थोड़े समय में अगर आप देखेंगे 1914 जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, पहला विश्व युद्ध, उसके बाद से भारत में परिस्थितियां ये बनी कि अंग्रेजों ने इस आधार पर सहयोग माना कि हमें आप सहयोग दो, हम आपको धीरे धीरे स्वशासन दे देंगे। और भारतीयों ने इसी आश्वासन के वजह से अंग्रेजों को सहयोग दिया पहले विश्व युद्ध में। अच्छा, ठीक है, अंग्रेजों को सहयोग दिया। और बाद में जब अंग्रेजों को सहयोग दिया गया तो अंग्रेजों के सहयोग के बदले भारत को स्वशासन चाहिए था, लेकिन वो स्वशासन नहीं मिला। और धीरे धीरे ये तीनों ही दल, अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस में जो ये अलग अलग दल बन गए थे, ये और ये मुस्लिम लीग, ये तीनों ही एक हो गए। और इन तीनों ने एक होकर एक समझौता किया जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हुआ, है ना। अब लखनऊ समझौते का महत्व क्या है? अगर आप देखेंगे कि यहां कांग्रेस में नरमपंथी और जो गर्मपंथी हैं, दोनों दल मिल गए और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया अंबिका चरण मजूमदार ने और मुस्लिम लीग के तरफ से अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। और यहां समझौता हुआ।
समझौते में कुछ बातें रखी गई हैं। मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें कुछ चाहिए, हम आपका सहयोग करेंगे, सब करेंगे, हमारी इच्छाएं भी कुछ हैं, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? कांग्रेस ने कहा बिल्कुल मानेंगे साहब, क्यों नहीं मानेंगे, अब हमारे ही लोग हैं, मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभाओं में स्थान मिलना चाहिए। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विधानसभाओं में स्थान मिलना चाहिए। इसके अलावा सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली जब मुस्लिम लीग बनी थी, उस व्यवस्था को स्वीकार किया जाए, क्योंकि कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। तो आप स्वीकार करो कि सांप्रदायिक आधार पर जो प्रतिनिधित्व होना है, जो हम चुन कर आएंगे, उस पर आपको कोई विरोध तो नहीं है, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप इस तरीके से मानिए। इसके अलावा एक चीज ये रखी गई, और हमें कुछ विशेषाधिकार चाहिए, हम मुसलमान हैं तो हमें विशेषाधिकार चाहिए। इसका आशय था कि यदि कोई प्रस्ताव अगर लाया जाता है, अगर वो प्रस्ताव किसी संप्रदाय विशेष पर अपना प्रभाव डालेगा, तो उसे तब तक नहीं माना जा सकता जब तक उस संप्रदाय का व्यवस्थापिका के सदस्य जब तक उसको स्वीकार न कर लें। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि मुसलमानों के लिए कोई कानून लाया गया, तो वो कानून तब तक नहीं माना जाएगा जब तक मुसलमानों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो उस पर सहमति न दे दें। मतलब आप भले ही बहुसंख्यक हो, आप भले ही संसद में आपके पास ज्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन आप किसी बिल को पास नहीं करा सकते। हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन तब भी नहीं करा पाओगे आप। और यहीं से कहते हैं कि कांग्रेस ने जब यह बात स्वीकार की तो देश के विभाजन के रास्ते को भी खोल दिया। यहीं से कभी कभी कुछ भूल ऐसी हो जाती है कि जिसका निवारण नहीं हो पाता, जिसका कोई जवाब नहीं होता। यहां यही हुआ, इसका कोई निवारण नहीं है, कोई जवाब नहीं है, और जब जवाब नहीं होगा तो समस्या होगी। आप देखोगे कि यही समस्या। इस प्रकार 1916 का जो लखनऊ समझौता है वो एकता के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष तो था कि भाई भारत में जो अलगाव चल रहा था, अगर हम बात करें, भारत में अलगाव चल रहा था, अलगाव चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अलग अलग वर्ग थे, और जब अलग अलग वर्ग थे अगर आप देखें तो ये है लखनऊ समझौता, ठीक है। इस पे आप देखिए तो इस पे लिखा गया है कि लखनऊ समझौता इतिहास का काला दिन था। क्यों था? क्योंकि यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो समझौता किया, वो समझौता खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला समझौता था। सभी लोग मिलकर तो खड़े हो गए, लेकिन यहां पर बड़ी समस्याएं आगे चलकर देश को झेलनी पड़ी। कांग्रेस और लीग के समझौते के कारण एक खराब व्यवस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर जो सुविधा मुस्लिम लीग को दी गई, उस सुविधा ने ही आगे चलकर देश का विभाजन किया। कभी कभी हम किसी के अनैतिक मांगों को जब स्वीकार करते हैं तो देश को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहां ये जो समझौता है वो इसी तरीके का। आप देखिए मोहम्मद अली जो जिन्ना है महात्मा गांधी के साथ कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है इन्होंने विश्व युद्ध जीत लिया हो। देखिए इनको, देखिए कि एक अच्छा जो महात्मा गांधी थे वो 1915 में ही आए थे, 1916 तक अभी थोड़े थोड़े वो सीख रहे थे, ठीक है। तो सीखते सीखते आगे 1917 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया चंपारण से।
तो यहां लखनऊ समझौते में ये सारी चीजें रही। क्या क्लियर है? अब दूसरी बात, हमारे देश में एक आंदोलन चल रहा था जिसको कहते हैं स्वशासन को प्राप्त करने का आंदोलन, और इसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक आपको नया आंदोलन देखना पड़ेगा जिसको होम रूल लीग आंदोलन कहते हैं, जो 1916 में ही भारत में आपको दिखाई देगा। होम रूल लीग का मतलब खुद का शासन, होम रूल स्वयं का शासन, है ना, होम रूल लीग। 1914 में अगर आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष के लिए वो जेल में चले गए थे। आपको पता है कि 1907 में ही उनको जेल में भेज दिया गया था, और 1914 में वो 6 साल की जेल की सजा अपनी काट कर आए थे। राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चला था, और जब वो पूना आए अपनी जेल की सजा काटने के बाद, तो पुनः उनका इतना औरा था, इतनी उनकी जो बातों का लोगों के ऊपर प्रभाव था कि सभी लोग फिर से जागृत हो गए। सभी राष्ट्रवादी जो लोग थे वो सभी जागृत हो गए, और सबने ये कहा कि आपका जो नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम भूले नहीं हैं, हम आपके नारे को लेकर ही चल रहे हैं। और उन लोगों ने तिलक जी से ये कहा कि हम स्वराज प्राप्ति के लिए आपके साथ खड़े हैं, और आप फिर से सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू करिए। इसी दबाव के कारण स्वराज को प्राप्त करने के उद्देश्य से देश में एक संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो हमारे स्वराज के अधिकार को प्राप्त कराने में मदद पहुंचाए। इसी के जो परिप्रेक्ष्य में 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की गई कि हम होम रूल लीग की स्थापना करेंगे जो हमें स्वशासन दिलाएगी। ओके, अगर आप देखें तो इस लीग को स्थापित करने में सबसे जो रोल मॉडल के रूप में अगर कोई था तो थी एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। आयरलैंड में अंग्रेजों का ही शासन था, लेकिन वहां पर होम रूल लीग दिया गया था, वहां पर स्वशासन दिया गया था। तो एनी बेसेंट यही चाहती थी कि भारत में भी भारतीयों को उसी तरह की व्यवस्था मिले, यहाँ के लोगों को शासन करने का अधिकार मिले, और लोग अपने लिए नियम कानून बना सके। ठीक है, और भारत की राजनीति में एनी बेसेंट 1914 में आई, और उन्होंने यहाँ के भारत के पूरे स्थितियों को देखना शुरू किया। एनी बेसेंट आई क्यों थी? क्योंकि भारत के आध्यात्मिक ज्ञान ने उनको आकर्षित किया था। वो यहाँ के वेदों से, उपनिषदों से, यहाँ के आध्यात्मिक जो विषय थे उनसे बहुत प्रेरित थी, और इसीलिए वो भारत आई थी 1914 में। धीरे धीरे उन्होंने भारत को देखा तो उनको ये लगा कि अगर भारत के लोगों को खुद का शासन चलाने का अधिकार दिया जाए तो भारत की समस्याओं का निदान हो सकता है। ठीक है, और 1915 में उन्होंने कुछ अपने समाचार पत्र निकाले, जैसे एक समाचार पत्र निकाला न्यू इंडिया, और एक समाचार पत्र निकाला कॉमन वील, सामान्य व्यक्ति। तो 2 समाचार पत्र निकाले, और अपनी बातों को जनता तक उन्होंने फैलाने का काम किया कि भारत में भी वैसा ही होम रूल लीग चाहिए, वैसा ही होम रूल चाहिए, वैसा ही जो स्वशासन चाहिए जैसा मेरे देश में है, और अन्य उपनिवेशों की तरह भारत में भी जनता को अपनी सरकार बनाने का एक अधिकार होना चाहिए। जनता के अधिकार को हम काट नहीं सकते। अंग्रेज जो हैं वो भारत की जनता के अधिकार को छीन रहे हैं, उस अधिकार को उन्हें देना पड़ेगा। जैसे अमेरिका की क्रांति देखोगे तो वो क्रांति भी इसीलिए हुई क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन का ही अधिकार था, तो ब्रिटेन के लोगों का अधिकार पूरी दुनिया पे रहा है। तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, अगर हम यहां की विधायिकाओं में नहीं बैठेंगे तो हम टैक्स नहीं देंगे, अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर भी नहीं, तो हम नहीं देंगे। अब यहां पर यही जागरूकता एनी बेसेंट लोगों में पैदा कर रही हैं
14 से लेकर 15 तक के बीच में उन्होंने अवेयरनेस पैदा किया। और आगे चल के आप देखेंगे कि एनी बेसेंट ने भी 1916 में, अगर आप देखेंगे तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। कहां पे? मद्रास के एक अडियार नामक स्थान पर। और यहां उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था जॉर्ज अरुडेल। क्या नाम था? जॉर्ज अरुडेल। सब यहीं याद हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन क्यों शुरू हुआ बताओ? होम रूल लीग आंदोलन क्यों शुरू हुआ? अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले आज देखा लखनऊ समझौता, ठीक है। फिर लखनऊ समझौते के बाद ही हम इसी समय, ये 1916 में, और 1916 में ही देश में एक और घटना घट रही है जिसमें होम रूल लीग की हम बात करते हैं। होम रूल लीग या स्वशासन के लिए आंदोलन। स्वशासन के लिए आंदोलन, ठीक है। स्वशासन के लिए आंदोलन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मुद्दा यह भी है कि स्वशासन के लिए जब हम आंदोलन की बात कर रहे हैं तो यहां हमारे सामने दो हैं। एक है बाल गंगाधर तिलक और दूसरी तरफ है एनी बेसेंट। तिलक 1914 में ही जेल से छूटे और पहुंचे पूना। वहां जो लोगों का दबाव था, और उसके बाद उन्होंने, आप देखेंगे कि एक संगठन की आवश्यकता लोगों के द्वारा महसूस की जा रही थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे अपने स्वशासन की मांग को उठाया जाए, ठीक है। तो 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने ये कहा कि मैं 28 अप्रैल 1916 पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? तिलक ने किया। एक तो इन्होंने किया, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अब दूसरी लीग बनी जो एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई। अब एनी बेसेंट कौन है? एक आयरिश महिला है, जो 1914 में भारत आई और 1915 तक आते आते उन्होंने एक बात यहां रखी कि जैसे पूरे अलग अलग जो उपनिवेश अंग्रेजों के जहां स्वशासन का अधिकार दिया गया है, तो भारत में भी यहां की जनता को स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। औपनिवेशिक देशों के समान भारत को भी स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, उदाहरण के लिए जैसे आयरलैंड में है, अब आप एक चीज और देखेंगे कि एनी बेसेंट ने इसी बात को जनता तक ले जाने के लिए, जनता तक फैलाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए दो अखबार निकाले हैं। एक न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ। कौन से अखबार? ये आ चुका है प्रश्न।
दो पेपर इन्होंने जो निकाले, एक न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ, दो पेपर निकाले। उसके पश्चात धीरे धीरे आम लोग, आम जनता के बीच में जागरूकता आती गई, अवेयरनेस आती गई, और अवेयरनेस के आने के साथ साथ हम देखते हैं कि चीजें बढ़ती गई। और फिर एनी बेसेंट ने 1916 में ही मद्रास के अडियार नामक स्थान पर, अगर आप देखोगे तो मद्रास के अडियार में होम रूल लीग की स्थापना किया। अब इनकी होम रूल लीग अलग है और इनकी अलग है। और यहां पर आप देखेंगे तो एक अरुडेल नाम के व्यक्ति हैं, अरुडेल के सहयोग से, ठीक है, अरुडेल के सहयोग से इन्होंने अपनी होम रूल लीग स्थापित किया। तो दो हिस्से हैं होम रूल लीग के, एक हिस्सा है जो पूना वाला है, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संचालित है, और दूसरा हिस्सा किसके द्वारा है? एनी बेसेंट के द्वारा। क्लियर है? पूना समझौता नहीं, पूना समझौता तो अभी हम 1900 जब आएंगे 1932 में कम्युनल अवार्ड जब आएगा, तब डॉक्टर अंबेडकर और उनको संतुष्ट करने के लिए महात्मा गांधी के बीच में एक बात होगी कि नहीं, आपको अधिकार दिया जाएगा दलितों के लिए, वो पूना समझौता है। ठीक है, वो आगे बात हम करेंगे। अगर आप देखेंगे तो एक बात समझना पड़ेगा कि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसका स्वरूप कैसा था। एनी बेसेंट चूंकि एक जो विदेशी महिला थी, तो उनका जो ये अपना संगठन था उसका स्वरूप पूरा अखिल भारतीय था। उसमें भारत के अलग अलग लोग जुड़े हुए थे, अलग अलग हिस्सों से लोग संबंधित थे। चूंकि एक भारत में एक सोसाइटी स्थापित हुई थी जिसको कहते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये सोसाइटी जो थी ये भारत के ज्ञान को, चाहे वो वैदिक ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, सबको बहुत ऊपर मानती थी। पूरी दुनिया में जितना भी ज्ञान है उन ज्ञान में भारत के ज्ञान को एक बहुत अच्छे स्तर पे थियोसॉफिकल सोसाइटी मानती थी, और ये महसूस करती थी कि भारत जो है एक आध्यात्मिकता वाला देश है, इसीलिए यहाँ के आकर्षण को लेकर एनी बेसेंट आई थी। ऐसे आमतौर पे आप देखते हो कि कुछ विदेशी भारत आते हैं, अक्सर आते हैं, वो मथुरा वृंदावन आपको दिखाई देंगे, राधे कृष्ण, कुछ उनको नहीं पता लेकिन राधे कृष्ण करते हैं। क्यों करते हैं पता? उनको ये पता है कि भारत जो है ईश्वर की भूमि है, यहाँ पर इस पे लोगों ने काम किया है। दुनिया में वैज्ञानिक शोध बहुत ज्यादा हुए हैं, भारत में ईश्वर पे शोध बहुत ज्यादा हुआ है। दो तरीके के शोध होते हैं ना, एक तो भौतिक शोध होता है, एक अपना शोध होता है। तो भारत का व्यक्ति अपना शोध ज्यादा करता है अगर अच्छे पे है। वैसे तो यहाँ की अधिकतर आबादी अपना शोध नहीं करती है, न वो कोई ऐसी शोध करती है जिस पे बहुत ज्यादा उसको कोई सम्मान मिले, लेकिन व्यक्तिगत शोध यहाँ पर ईश्वर को लेकर बहुत ज्यादा किया गया है। इसी व्यक्तिगत शोध के शोधार्थी रहे हैं बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जी, कबीरदास, रैदास, बहुत सारे लोग, सबने जो है व्यक्तिगत शोध करके ईश्वर को प्राप्त किया।
इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो भारत के ज्ञान से, भारत की आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती थी, उसी के ही संपर्क पर एनी बेसेंट भारत में आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी का आधार बनाकर एक नया संगठन स्थापित किया। क्या क्लियर है? अगर आप देखेंगे 1917 तक आते आते एनी बेसेंट के प्रभाव से एनी बेसेंट की लीग में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हुए। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एनी बेसेंट की लीग में शामिल हो गए, इतना प्रभाव इनका बन गया था। और अगर आप देखें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की अलग अलग लीग थी और दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग बटा हुआ था कि आप यहाँ कार्य करेंगे, हम यहाँ कार्य करेंगे। तिलक की लीग का जो कार्यक्षेत्र था, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के आसपास के जो राज्य थे उन राज्यों तक बाल गंगाधर तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र था। जैसे अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, मध्य प्रांत का ये जो क्षेत्र था वहाँ बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र था। मतलब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने ही एक लीग बनाई। ठीक है, वो लीग इसलिए बनाई जिसको होम रूल लीग आप कह रहे हो। होम रूल लीग की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि अपने देश में भी अपने लोगों की सरकार बने, जनता की सरकार बने, और जब जनता की सरकार बनेगी तभी हमारी मांगे, जो हम इच्छाएं कर रहे हैं, वो इच्छाएं पूरी हो सकेंगी। तो इच्छाएं पूरी करने के लिए एक विदेशी महिला एनी बेसेंट और एक जो भारतीय व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक, दो लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित किए और जिसके माध्यम से लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि नहीं, हमारा देश है, जनता का शासन होना चाहिए, भले ही अंग्रेज हमारे ऊपर हैं तो क्या। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का शासन जो है विश्व के अलग अलग देशों पर था, केवल भारत पर ही नहीं था। भारत पर नहीं था तो भारत में एक अलग नीति और अलग अलग उपनिवेशों के साथ अलग अलग नीतियां, तो ये चीज अच्छी नहीं थी। आप देखेंगे तो भारतीयों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता था। ऐसा आयरलैंड में नहीं था। क्यों पता है? गोरे और काले का भेद बहुत ज्यादा वो करते थे। गोरे लोगों के साथ वो बहुत अच्छा बर्ताव था उनका, भले ही वो उपनिवेश भी बना लेते थे लेकिन उसके बाद भी बर्ताव अच्छा रखते थे। जैसा आयरलैंड उदाहरण है, आयरलैंड में उन्होंने स्वशासन का अधिकार दिया था कि आप हमारे अधिकारता को मानो और अपना शासन खुद चलाओ। और जब एनी बेसेंट भारत आई 1914 में, तो मैंने आपको बताया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं किस पे? चर्चा कर रहे हैं होम रूल लीग पर, कि होम रूल लीग भारत में क्यों स्टार्ट हुआ और उसके पहले की परिस्थितियां क्या थी। ठीक है, तो यहाँ जितने लोग हैं इतने ही हैं, और भी हैं कुछ जिनके एग्जाम है तो वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक बात ये समझना है कि संख्या पे हमें नहीं जाना है, आपको समझ में आ रहा है तो बात ठीक है। तो होम रूल लीग जो है वो इसलिए आया क्योंकि आप देखते हो कि 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, और पहले विश्व युद्ध में हमने देखा कि भारत को शामिल करने के लिए बहुत प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किए गए। ये कहा गया कि आप युद्ध में हमारा सहयोग करिए, हम आपके लिए बहुत अच्छी चीजें सोच रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी भारतीयों को उत्साहित किया कि नहीं, आप अंग्रेजों की तरफ से लड़ो भारतीयों। इसीलिए महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, और उन्हें अंग्रेजों ने बोअर पदक भी दिया, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी भी भारत में थे। ठीक है, अब ये सारी परिस्थितियां ऐसी बनी थी, लेकिन हमें कुछ अधिकार नहीं मिला, और जब अधिकार नहीं मिला तो हम ये प्रयास करेंगे कि हमें अधिकार मिले, क्योंकि धीरे धीरे भारतीयों के पास पश्चिमी शिक्षा आ रही थी, पश्चिमी मूल्य आ रहे थे, पश्चिमी बहुत सारे शासन पद्धतियों की जानकारी हमें मिल रही थी। तो हम भी चाहते थे कि हमारा शोषण कम से कम हो और हम अपने लिए कुछ कर पाए। इसलिए हमें एक नए संगठन की, एक नए आंदोलन की जरूरत थी, जिसके माध्यम से भारत कुछ हासिल कर पाए। इसीलिए हमने एक समझौता भी किया जिसको हम कहते हैं लखनऊ समझौता।
1916 में। देश के विभाजन का आधार भी यहीं तैयार हुआ। देखो एक बात समझ लो, इतिहास को पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। अगर आप इतिहास को इस नजरिए से देखो कि क्या बड़ा परिवर्तन हो रहा है और कहां क्या जो आपको वो निरंतरता दिखाई दे रही है, कंटिन्यूटी, तो आप इतिहास को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और अगर आपने रटने का प्रयास किया, समझने का प्रयास नहीं किया, इतिहास आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतिहास को समझने का तरीका क्या होना चाहिए कि अगर आप देखो तो कुछ एंगल्स हैं। अगर हम बात करें राजनीति की, अगर हम बात करें वहाँ के जो समाज की, अगर हम बात करें वहाँ की अर्थव्यवस्था की, अगर हम बात करें वहाँ की संस्कृति की, ये कुछ हैं पैरामीटर्स जिसके आधार पर इतिहास को समझा जाता है। आज का इतिहास राजनीतिक इतिहास नहीं है। पॉलिटिकल हिस्ट्री अब कोई आपसे नहीं पूछता है कि कौन राजा था, कौन रानी थी, कितने बच्चे थे, कोई नहीं। अब बात होती है समाज कैसा था। अभी हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में उस फेज की बात कर रहे हैं जिस फेज में धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में मोशन आ रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन इस स्थिति में आ गया है कि अब लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पहले तो हमको यह भी नहीं पता था कि अधिकार क्या होते हैं। 1757 से अंग्रेज भारत पर हावी हैं। प्लासी की लड़ाई, 1764 जो बक्सर की लड़ाई, उसके बाद अंग्रेजों ने बड़ी शक्तियों को हराना शुरू किया और धीरे धीरे 1857 तक आप देखेंगे कि पूरे इलाके पर अंग्रेज आ चुके थे। 57 में उन्होंने अंततोगत्वा सबको ही हराकर यहां की व्यवस्थाओं को अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन एक बड़ी बात यह हुई 1857 की क्रांति के बाद कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में समाप्त कर दी गई और यहां का शासन सीधे महारानी के हाथ में डाल दिया गया। मतलब महारानी विक्टोरिया ही जो निर्णय लेंगी वो निर्णय अब यहां पर होगा। लेकिन ये केवल चेहरा बदलने वाली बात थी। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी महारानी भागीदार थी, पार्टनर थी। तो यहां पर यह बदल के ये रखा गया कि जैसे हम ब्रिटेन का शासन चलाते वैसे ही आपका भी चलाएंगे। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम भी लाया गया और जब भारत शासन अधिनियम लाया गया तो वहां पर आप देखोगे कि यह कहा गया कि भारत की जनता हमारी जनता है और हम यहाँ के जो भी राजा हैं, जमींदार हैं, उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, अपितु वे हमारे प्रति निष्ठा घोषित कर दें। इसीलिए 58 के बाद अगर आप देखेंगे तो 1857 के बाद भारतीय राजा अंग्रेजों के पक्ष में बहुत झुक गए, जमींदार झुक गए। इसीलिए अंग्रेज 100 साल यहां पर रुक भी पाए, नहीं तो रुक ही नहीं पाते। उसके बाद धीरे धीरे हमने स्थितियों को बदला। 57 की क्रांति से अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उनको यह था कि भारत में ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिससे भारत के अंदर हो क्या रहा है वो हमें भी पता चलता रहे। इन्हीं सब पृष्ठभूमि से हमने एक संगठन बनाया, कांग्रेस, और कांग्रेस को भी बनाने वाले अंग्रेज ही थे। ठीक है, 1885 में। अब जब कांग्रेस स्थापित हो गई तो बनाया इसलिए गया था कि भारत के भीतर अगर कोई उष्मता है, कोई गर्मी है, लोगों के अंदर क्रोध है, लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो अंग्रेजों को समय से पहले पता चले, सेफ्टी वॉल्व के रूप में। कहते हैं कि आपने देखा होगा कि अब तो लोग नहीं लगाते या तो लगाते होंगे कि घर में ऊपरी जो आकाशीय जो बिजली होती है वो घर में ना गिरे, इसलिए लोग एक तार लगाते हैं पीछे, है ना, तार लगाते हैं। तो अंग्रेजों ने यही सोचकर राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया था कि अगर बिजली गिरने वाली तो उससे पहले ही हमको पता चल जाए कि होना क्या है, क्या होने वाला है। इसलिए कांग्रेस स्थापित हुआ था, जिससे भारतीयों के बारे में जो कुछ भी है वो कुछ हमें पता चल जाए, इसलिए स्थापित हो गए। कांग्रेस में आरंभिक समय में जो लोग थे उनको यह था कि महारानी विक्टोरिया जो हैं बड़ी महान हैं और विक्टोरिया रानी इतनी अच्छी हैं कि इतना न्याय करेंगी कि हमारा जीवन बदल जाएगा। महारानी है वो, इंग्लैंड को देखो, इंग्लैंड कितना आगे बढ़ गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम लोग भारतीय थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं, हमने फिर अच्छा सोचा
लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। महारानी विक्टोरिया जो हैं फिर वो अलग तरीके से चलने लग गई। लेकिन आरंभिक समय में जो राष्ट्रीय कांग्रेस में लोग थे, उन लोगों ने अपनी मांग अंग्रेजों से संवैधानिक तरीके से मांगना शुरू किया, अन्य विनय करके, उनको प्रार्थना पत्र देकर, उनको अपनी जो बातों से अवगत कराकर, अपने लोगों को इकट्ठा करके उस पर हस्ताक्षर करवा के कि भाई हमारी बात देखिए, इतने लोग कह रहे हैं, आप मान लीजिए, इस तरीके से। अब इनकी इन सारी बातों से एक ऐसा वर्ग था जो युवा वर्ग था, नौजवान वर्ग था। इसने कहा कि भाई हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम कितना अन्य विनय करते हो, करते भी हो तो कुछ मिलता नहीं तुम्हें, तो क्यों ऐसा कर रहे हो। और उसके बाद ये वर्ग जो है अपने आप को ये कहता है कि हम आंदोलन करके मांगेंगे, धरना करके मांगेंगे। लेकिन जो नरमपंथी वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, अंग्रेजों से अभी हम अंग्रेजों से इतना कुछ सीख रहे हैं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, हर चीज अच्छा कर रहे हैं, देखो देश कहाँ था। अंग्रेज भी उनको मोटिवेट करते थे कि ऐसा है कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने सूट पहनना शुरू कर दिया, आप देखने में तो हैं भारतीय लेकिन अंग्रेज हैं अंदर से। अंग्रेजों की यह प्रेरणा थी कि आपका शोषण होता रहे, आपको यह ना पता चले कि आपका शोषण हो रहा है। ये खोज तब शुरू हुई जब हमारे देश में लोग शिक्षित हुए और सही मायने में शिक्षित हुए। एक तो ये होता है कि किसी भी शिक्षा का आपने वो स्वीकार कर लिया, आप उसको शिक्षित नहीं कहते हो। आप यूपीएससी की परीक्षा में हर आदमी क्यों नहीं होता, बताओ मुझे। क्योंकि यहां पेपर आपकी स्मार्टनेस का है, आप स्मार्ट कितने उसका पेपर है। आप बहुत ज्यादा जो बुद्धिजीवी हैं तो जाके रिसर्च करिए, हमने भी रिसर्च किया। बुद्धिजीवियों के लिए रिसर्च है, स्मार्ट लोगों के लिए यूपीएससी या स्टेट जो भी दे रहे हैं आप। क्योंकि ज्ञान तो अपार है, महासागर है ज्ञान का, मोती वहां से आपको चुन के लिख देने हैं, तरीका यही है। हाँ, किस प्रकार का स्मार्टनेस चाहिए। स्मार्टनेस का मतलब ये है लिखने की स्मार्टनेस। जैसे अभी मैंने बताया आपको एक दो प्रश्न दूं तो अभी लिख लें आप, ये बहाना ना चले कि हमने सर पढ़ा नहीं। ये कला होती है लिखने की, इसको कहते हैं शब्दों की बाजीगरी। हर आदमी अलग अलग तरीके से बाजीगरी करता है, लेकिन यहां ये पेपर आपकी बाजीगरी शब्दों के माध्यम से चाहता है। होम रूल लीग आपने इसके पहले भी हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन जो हम तरीका बता रहे हैं वो तरीका थोड़ा सा कहानी के रूप में और आपको जोड़ के बता रहे हैं। ये नॉलेज का बेस आपको धीरे धीरे आएगा। जब शिक्षक कोई ठीक होता है, शिक्षक तो सभी ठीक है, कोई गलत नहीं है, सबके अपने अपने तरीके हैं। जो तरीका बच्चों के लिए अच्छा होता है वही तरीके पे हम जाते भी हैं। तो अभी मैं ये बता रहा था कि धीरे धीरे नरमपंथियों की नीतियों से कुछ ऐसे लोग जो युवा थे वो नाराज होने लगे, जिनको हम कहते हैं गरमपंथी। और ये मामला उस समय और बढ़ गया जब भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। अगर आप देखेंगे बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, एक प्रश्न आया जो यूपीएससी में कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था, या बंगाल से ही राष्ट्रवाद की उत्प्रेरणा क्यों हुई। अंग्रेज वहीं पे स्थापित थे, सबसे पहले उनकी नीतियां वहीं सामने आई, वहीं पे विरोध शुरू हुआ, वहीं से लोग निकले और वहीं शिक्षा आई। तो जहां जो सबसे पहले जाता है वहीं सबसे पहले ही उसकी बुराइयां सामने आती हैं। इसलिए बंगाल बड़ा हॉट पॉइंट था, बहुत। इसीलिए बंगाल बहुत जो बड़ा भी था, राष्ट्रीयता के लिए वहां उत्पीड़न भी हो रहा था, लोग उत्साहित भी थे। आप एक तरफ से देखेंगे ना, अभी आप आगे चलेंगे तो सूर्यसेन आपको वहीं दिखाई देंगे, जो अपने तरीके से एक अपनी सरकार, भारतीयों की सरकार स्थापित करने का प्रयास करेंगे। उनके साथ कई महिलाएं भी शामिल होंगी, जहर खा लेंगी। इतना मोटिवेशन देश के लिए आपको ये लगता होगा कि सबने त्याग किया है। अब आप और हम यहां बैठे हैं, लेकिन ये देश
बनाने के लिए जितना संघर्ष लोगों ने किया है, वो संघर्ष कोई आसान संघर्ष नहीं रहा होगा, एक एक दिन नहीं कटता है। ठीक है, कई महिलाएं हैं जो बंगाल में ही आपको दिखाई देंगी, शांति घोष, कल्पना दत्त, ठीक है, जो प्रीतिलता वाडेरकर, कई महिलाएं। और ये सब महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने किसी न किसी के ऊपर हमला किया, अंग्रेजों के ऊपर, या तो खुद को मार लिया या उनको मार दिया, और तो कहीं नहीं दिख रहा आपको। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां हैं, वहां का हर बच्चा ये सोच रहा है कि देश को आजाद कराना है। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। 1905 लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम भारत में उमड़ते हुए इस महासागर को रोकना पड़ेगा, और ये रोक तब हो सकती है कि पहले तो हिंदू मुसलमान अलग हो, दूसरा बंगाल बटे। बंगाल को जब बांटने का निर्णय हुआ तो उस बांटने के क्रम में वहां के सबसे बड़े बुद्धिजीवी थे रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर जी को बाद में उनकी पुस्तक जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। इतने बड़े, उनके द्वारा ही इसी समय एक जो गीत गाया गया, अमार सोनार बांग्ला, जो अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, ये गीत इतना जो प्रभावशाली हुआ वहां पे कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अलग तो हो रहे थे, लेकिन जो गंगा में स्नान करके एक दूसरे को रक्षाबंधन भी बांध रहे थे कि हम अलग नहीं होंगे, चाहे जो हो जाए हम अलग नहीं होंगे। और उस बात से कुछ चीजें निकलकर सामने आई जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को दबाने के बजाय और उभार दिया। कभी कभी हम कोई निर्णय लेते हैं, हमको लगता है इससे मामला जो है दब जाएगा, लेकिन वो निर्णय उल्टा हो जाता है, मामला दबता नहीं, उभर जाता है। तो अंग्रेजों के साथ ये दाव जो है उल्टा पड़ गया। क्या समझ पा रहे हो? और जब दाव उल्टा पड़ा तब वहां से कुछ मुद्दे निकल के आए। एक तो मुद्दा निकल के आया स्वदेशी का, एक मुद्दा निकल के आया बहिष्कार का, एक मुद्दा निकल के आया राष्ट्रीय शिक्षा का, और एक मुद्दा निकल के आया स्वशासन का। यही मुद्दा हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। यह है इसका लिंक कहां से क्या चीजें कर रही हैं। और बाद में अगर आप देखोगे तो स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे पर ही कांग्रेस में विभाजन भी हुआ। नरमपंथी अभी एग्रेशन के मूड में नहीं थे, उसमें सब बूढ़े नेता थे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सब जो बुजुर्ग वाले नेता लोग थे, अच्छे थे। मैंने इसके पहले भी एक प्रश्न आप लोगों को बताया था कि अच्छे थे वो, लेकिन अच्छे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बात को हर साल रिपीट करेंगे। अंग्रेजों को, उनको लगता था कि अंग्रेज अच्छे हैं, आज नहीं कल तो सुनेंगे ही, हम क्यों परेशान हो। लेकिन जो गर्मपंथी थे उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। 1905 में मामला बना, स्वदेशी बहिष्कार का मुद्दा बना। नरमपंथी चाहते थे ये मुद्दा जो है केवल बंगाल तक रहे, बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बंगाल के बाहर ऐसी परिस्थितियां नहीं है। लेकिन गर्मपंथियों ने कहा यह मुद्दा पूरे देश में होना चाहिए, देश तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि क्या हो रहा है, हमें बांट रहे हैं। इसी को लेकर आगे चल के बंगाल का विभाजन हुआ। और जो बंगाल का विभाजन तो था ही, कांग्रेस का भी विभाजन हुआ। दो पक्ष अलग अलग हो गए, एक तो नरमपंथियों का और दूसरा जो गर्मपंथियों का। अधिवेशन हुए 1906 में, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में ही मुद्दा बहुत गर्म था। ये लग रहा था कि जो गर्मपंथी हैं वो मानेंगे नहीं, लेकिन नरमपंथी चूंकि अनुभव के बहुत ज्यादा धनी लोग थे, तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनवा दिया और उनके नाम पर आम सहमति थी। लेकिन उसके बाद भी गर्मपंथियों ने एक बात रखी कि हमारी मांगे जो हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य मांगों में शामिल की जाए। क्या मांग थी? 4 मांग थी। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और अपने लिए जो हमें अपना शासन चाहिए। ये 4 मांगे मानी गई। और ये जब मांग मानी गई उसके बाद आप देखेंगे कि नरमपंथी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाने लगे
और 1907 में एक अधिवेशन होना था नागपुर में, लेकिन नरमपंथियों को ये पता था कि नागपुर में गरमपंथियों का वर्चस्व है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से ही आते थे। तो वहां उन्होंने आंदोलन को या जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसको नहीं करवाया, वो अधिवेशन करा दिया सूरत में, और वहां फिर से अपना ही अध्यक्ष बनवा दिया रास बिहारी बोस को। लेकिन यहां बड़ी जो लड़ाइयां हुई, कुर्सियां चली, मेजें चली एक दूसरे के ऊपर, जो नरमपंथी थे वो भी चलाए और जो गरमपंथी थे उन्होंने भी चलाए, और यहीं से कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। फिर अंग्रेजों को तो यही चाहिए था, अंग्रेजों ने इसीलिए सब काम किया था कि ऐसा हो जाए आपस में ही लड़के मर जाए, देश के आजाद कराएंगे। और लड़ाई हुई, और उसके बाद जो भी थे जो गरमपंथी नेता सबको जेल में डाल दिया गया, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, विपिन चंद्र पाल हो, लाला लाजपत राय हो, सबको जेल। जितने थे जो गरमपंथी सबको जेल, और जो भी नरमपंथी थे उनको सहलाया गया। कहा ठीक है, तुम अच्छे तरीके से चल रहे हो, तुम्हारी बातें हम मान लेंगे, चिंता बिल्कुल मत करो, ये मूर्ख हैं। अब इस तरीके से करके अलग कर दिया गया। और इसी समय एक घटना और होती है जो 1906 में जो मुस्लिम लीग बनाई जाती है, क्योंकि अलग हो जाए, हिंदू मुसलमान अलग हो जाए, क्योंकि 1857 की क्रांति में हिंदू मुसलमान साथ लड़े थे। लेकिन अब ऐसा कोई विरोध अंग्रेज अपने खिलाफ नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान साथ साथ चढ़े या हमारे खिलाफ आ जाए, तो उन्होंने एक अलग कर दिया। तो 1906 में मुस्लिम लीग, ढाका के जो नवाब थे जो सलीमुल्लाह, उनको प्रोत्साहित किया कि एक नया संगठन बनाओ, राजनीतिक संगठन, और जब राजनीतिक संगठन तुम नया बनाओगे तो उससे हम कुछ बातें रखेंगे। और वायसराय ने खुद ही कह दिया कि आप हमारे सामने कुछ मांग लेकर आओ, है ना। तो कुछ मांगे रखी गई कि मुसलमानों के लिए अलग से जो शिक्षण संस्थान होने चाहिए, आप हमसे मांगो। इसके अलावा और क्या मांगो, जो जनसंख्या के अनुपात पर हमको सीट मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए अलग से हम आए चुन के एक स्थान ही अलग होना चाहिए, जिसको कहते हैं जो पृथक निर्वाचक मंडल। यहीं से मामला अलग होना शुरू हो गया। ये इतनी घटना जब हम समझेंगे तब हम 1916 के लखनऊ अधिवेशन को समझ पाएंगे। और ये सारी परिस्थितियां आगे चलकर घूमी 1916 में, जब लखनऊ में सभी दल बैठे, खास तौर पर कांग्रेस के ये जो अलग अलग हिस्से हुए थे, एक तो नरमपंथियों का और दूसरा गरमपंथियों का, इसके अलावा मुस्लिम लीग, अब तीनों ही एक हो गए। इसलिए लखनऊ समझौता भारत में एकता का समझौता माना जाता है। लेकिन लखनऊ समझौते में कुछ बड़ी भूलें हुई। वो भूल इतनी खतरनाक थी कि जिसके आधार पर आगे चलकर देश का बंटवारा भी हुआ। तो देश के बंटवारे के लिए जो बीजारोपण हुआ वो लखनऊ समझौते में हुआ। कांग्रेस को वो सारी बातें स्वीकार करनी पड़ी जो मुस्लिम लीग चाहती थी। एक तो पृथक निर्वाचन की बात भी माननी पड़ी, और एक बात ये माननी पड़ी कि मुसलमानों के लिए कोई भी कानून लाया जाएगा उस पर मुसलमानों की सहमति होना आवश्यक है, उसके बाद ही वो कानून बन सकता है। यह ऐसी बात थी कि अगर आप संसद में बहुसंख्यक भी हैं तब भी आप कोई विधान नहीं बना सकते। आगे चल के आप देखेंगे कि देश धीरे 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 विभाजन की स्थितियों में चला गया। तो कभी कभी कोई निर्णय हम बहुत समझदारी से लेते हैं, फिर भी निर्णय गलत हो जाता है। हमने ये सोचकर इनको साथ लिया था कि राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिलेगी, लेकिन आगे चलकर जिन्ना ने यही राग अलापा कि हम दो राष्ट्र हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते। और मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, कोई मतलब नहीं था उनको हिंदू मुसलमान का, हर चीज करते थे वो, कुछ भी उनके लिए ना तो कभी जो मुल्ला परंपरा को उन्होंने जो स्वीकार किया वो हर काम करते थे। पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे, लेकिन उनको एक मन यह था कि राष्ट्रपिता मैं भी बनूं। अपनी इच्छा के लिए देश को लड़ा दिया।
और एक घटना जब हुई 1971 में, जब बांग्लादेश बना, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इस्लामिक आधार पर अगर कोई राष्ट्र बनेगा तो साथ नहीं चल सकता। राष्ट्र हमेशा भाषा और संस्कृति के आधार पर ही साथ चलते हैं। बंगाली व्यक्ति अपने ही लोगों के अट्रैक्शन में रहेगा, अपने ही लोगों के अटैचमेंट में रहेगा, अलग नहीं जा सकता, भले ही वो हिंदू हो या वो जो मुसलमान हो। मेन बात है वो बंगाली बोलता हो। मेन बात है कि वहां का हर आदमी जो मछली चावल खाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो नजदीक है। आप बोलते हैं जो सिंधी भाषा, आप बोलते हैं पश्तूनी भाषा, कहां से एक होगा? थोड़े समय के बाद आपके खिलाफ ही विरोध हो गया। तो एक राष्ट्र जो धर्म के आधार पर बनता है वो नहीं चल सकता। तो यहां इस बात के भी संकेत मिले। तो आप देखेंगे कि ये चीज हुई। स्वशासन का मुद्दा ही भारत में धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा आवरण तैयार किया जिससे लोग अपने स्वशासन के लिए तैयार हों और अधिकार मांगे अंग्रेजों से। इसको होम रूल लीग आंदोलन हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो हमने यही बात बताई कि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो अखिल भारतीय स्तर की थी, उसमें पूरे भारत का क्षेत्र शामिल था। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी उसमें कुछ क्षेत्र शामिल थे, जैसे महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, मध्य प्रांत मतलब आज का जो मध्य प्रदेश है वो था, बराड़ था। ये सारे क्षेत्र यहां पर शामिल थे जो उनके अंतर्गत थे, बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत थे। अगर आप देखेंगे तो इसमें बंबई शामिल नहीं था, ध्यान रखना। महाराष्ट्र में बंबई केवल एनी बेसेंट के अंतर्गत था, बाकी पूरा महाराष्ट्र तिलक के अंतर्गत था। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इसके बाद का चरण क्या है भारत में? तीसरा चरण जो हम मानते हैं वो है क्रांतिकारी चरण। तो एक हेडिंग बनाओ, सबसे पहले एक हेडिंग बनाओ। हेडिंग ये बनाओगी होम रूल लीग। होम रूल लीग इसमें लिखो वर्ष 1914 में, वर्ष 1914 में बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की जेल के बाद, बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की जेल के बाद पूना आए। छह वर्ष की जेल के बाद पूना आए और उनके आने के बाद राष्ट्रवादी पुनः सक्रिय हो गए। उनके आने के बाद राष्ट्रवादी पुनः सक्रिय हो गए। इन लोगों ने स्वराज को प्राप्त करने के लिए, इन लोगों ने स्वराज को प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास शुरू किया। स्वराज को प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए एक संगठन की आवश्यकता महसूस की। दबाव डालने के लिए एक संगठन की आवश्यकता महसूस की जिसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में
अप्रैल 1916 में पूना के अंदर, अप्रैल 1916 में पूना के अंदर होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की, होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट, वहीं एनी बेसेंट ने, वहीं एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में, वहीं एनी बेसेंट भारतीय राजनीति में 1914 में आती हैं, 1914 में आती हैं और 1915 में, और 1915 में अपने समाचार पत्रों, और 1915 में अपने समाचार पत्रों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस बात को फैलाने का प्रयास करने लगी, इस बात को फैलाने का प्रयास करने लगी कि भारत को भी, प्रयास करने लगी कि भारत को भी अन्य उपनिवेशों के समान, भारत को भी अन्य उपनिवेशों के समान स्वयं की सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए, भारत को भी अन्य उपनिवेशों के समान स्वयं की सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए, स्वयं की सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए। इसीलिए 1916 में मद्रास के अडियार में, मद्रास के अडियार में जॉर्ज अरुडेल की सहायता से, जॉर्ज अरुडेल, कहीं लिखा है, देखो कहीं लिखा होगा, जॉर्ज अरुडेल की सहायता से होम रूल लीग की स्थापना की गई। कब की गई थी? ये भी 1916 में ही, वही लिख दो 1916। अगला पॉइंट बनाओ, एनी बेसेंट की लीग का स्वरूप। अगला पॉइंट, एनी बेसेंट की लीग का स्वरूप, एनी बेसेंट की लीग का स्वरूप अखिल भारतीय था, तिलक और इनका कार्यक्षेत्र बटा हुआ था, तिलक और इनका कार्यक्षेत्र बटा हुआ था। अगला पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का कार्यक्षेत्र, बाल गंगाधर तिलक का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, वही ब्रैकेट में लिख दो बंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र में जहां लिख रहे हैं वहां लिख दीजिए बंबई को छोड़कर, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, बरार क्षेत्र है,
बरार तक फैला था। और वहीं शेष भारत में एनी बेसेंट की लीग कार्य करती थी। और वहीं शेष भारत में एनी बेसेंट की लीग काम करती थी। ठीक है, अभी तक आपने दो चरण को देख लिया, एक तो नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी। अब हम तीसरे चरण पे चल रहे हैं जिसको कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। अगली हेडिंग बनाओ, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन जिसे तीसरा चरण भी कहते हैं। पहले पहला गियर लगता है, फिर दूसरा गियर लगता है, फिर तीसरा गियर लगता है, नहीं, फिर चौथा लगाया जाता है। अब ये तीसरा गियर है। अब खून का बदला खून और गोली के बदले गोली। तुम हमको मारोगे तो हम भी तुमको मारेंगे। हाँ, जैसे को तैसा, है ना। अब ये वही चरण शुरू हो रहा है। कुछ लिखते चलो इसी में। नरमपंथी नेताओं के नीतियों तथा कार्य पद्धति के कारण, नरमपंथी नेताओं के नीतियों तथा कार्य पद्धति के कारण गर्मपंथी विचारधारा का उभार हुआ था। नीतियों तथा कार्य पद्धति के कारण, कि कार्य करने का ऐसा उनका ढंग था, कार्य पद्धति के कारण गर्मपंथी विचारधारा का विकास हुआ था। इस विचारधारा के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। इस विचारधारा के हमें दो रूप दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? दो रूप दिखाई देते हैं। पहला, उग्र राष्ट्रवाद, जिसको आपने कहा था गर्मपंथी, है ना, या उग्र राष्ट्रवादी। और इसमें दूसरा था आक्रामक राष्ट्रवाद। आक्रामक राष्ट्रवाद मतलब अगर आप देखें, जो गर्मपंथी विचार है, जो नरमपंथियों के खिलाफ उभरा, उसमें भी दो वर्ग थे। एक ऐसे जो उग्र राष्ट्रवादी हैं, और एक ऐसे जो केवल बोलने से ज्यादा, आंदोलन से ज्यादा आक्रामक हैं। मारपीट, हिंसा, खून का खराबा ये करने के लिए तैयार है। आक्रामक राष्ट्रवाद। हाँ, खून मांगोगे तो खून, अगर हमसे तुम ये कहे, अगर लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठियों के मारने से हुई है तो सैंडर्स को मरना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। यहां गोली का बदला गोली है। हमारे नेताओं को मारोगे तो हम तुमको फिर सबक सिखा देंगे, असेंबली में बम फेंक देंगे जाकर। नहीं, वो भगत सिंह ने इसलिए भी फेंका था कि बहरों को सुनाने के लिए बम फेंका था। मारने के लिए फेंका होता तो मार नहीं देते। नहीं, पकड़े गए बेफजूल के, लेकिन वो भी क्या, जो यार एक बात बताओ, बेफिजूल का कोई नहीं पकड़ा जाता। आपको पता है हिटलर जो है, हिटलर क्यों बना था? हिटलर जेल चला गया था और जेल में उसने लिखा था मेरा संघर्ष, अपना संघर्ष, एक पुस्तक लिखी थी। और वो ऐसी पुस्तक प्रसिद्ध हुई कि बाद में हिटलर की लोकप्रियता को उसने चार चांद लगा दिया। हर आदमी वही पढ़ता था। उसमें उसने सब कुछ लिखा था कि देश कैसा होना चाहिए,
मैं जर्मनी को कैसा बनाना चाहता हूं, जर्मनी के लोगों की आशाओं को दिखा दिया था। हर आदमी बहुत बड़ा बनना चाहता है, उसने केवल अपने बड़े बनने की कहानी नहीं बताई, उसने कहा जर्मनी का बच्चा बच्चा बड़ा बनेगा। मेरे पास ये फिलॉसफी है। कहा 1000 साल में जो जर्मनी नहीं हो पाया, मैं वो जर्मनी बना के दिखाऊंगा, मेरे पास वो क्षमता है। हिटलर कहता था कि एक झूठ को इतनी बार दोहराओ कि अपने आप सच लगने लगे, कोई जरूरत ही नहीं है। और उसने कहा कि नेता एक ही होता है, बात उसकी ही सुनी जाएगी, और अगर नेता की बात नहीं सुनी जाएगी तो कुछ लोग होंगे जो आपको बात सुना देंगे कि कैसे सुनना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो दूसरा, आक्रामक राष्ट्रवाद। आगे लिखो, आक्रामक राष्ट्रवाद को ही क्रांतिकारी विचारधारा कहा जाता है। आक्रामक राष्ट्रवाद को ही आक्रामक राष्ट्रवाद को ही क्रांतिकारी विचारधारा कहा जाता है। इसके अंतर्गत विदेशी शासन से मुक्ति के लिए, इसके अंतर्गत विदेशी शासन से मुक्ति के लिए हिंसात्मक उपायों, इसके अंतर्गत विदेशी शासन से मुक्ति के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रयोग आवश्यक तथा उचित है। आवश्यक तथा उचित है। उचित है। इसके तहत विदेशी शासन से मुक्ति के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रयोग, मतलब हिंसा का सहारा लेना, आवश्यक है, जरूरी है तथा उचित है। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर तुमको एक गाल कोई मारे, दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो। इनका इससे इत्तेफाक नहीं था। ठीक है। अब इस आंदोलन के भी 2 चरण हैं, इसके भी 2 चरण हैं। एक 1905 से 1915 और दूसरा चरण देखेंगे आप 1924 से 1946। 1924 से 1946 2 चरण आपको दिखाई देंगे। ठीक है। पहला चरण अगर आप देखें तो इसमें लिखें, भारत में क्रांतिकारी कार्यवाहियां, भारत में क्रांतिकारी कार्यवाहियां सबसे पहले महाराष्ट्र से प्रारंभ होती हैं। भारत में क्रांतिकारी कार्यवाहियां सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरू होती हैं। धीरे धीरे इसका केंद्र बंगाल बनता चला गया। धीरे धीरे इसका केंद्र बंगाल बनता चला गया। अगला पॉइंट बनाओ। इस चरण में क्रांतिकारियों के द्वारा, इस चरण में क्रांतिकारियों के द्वारा अपने गुप्त संगठन बनाए गए। इस चरण में क्रांतिकारियों के द्वारा अपने गुप्त संगठन बनाए गए। हथियारों को इकट्ठा किया गया, अपने गुप्त संगठन बनाए गए, हथियारों को इकट्ठा किया गया, सरकारी कारखानों को लूटा गया,
इसके अलावा अंग्रेजों और देश के गद्दारों की हत्या की गई। अंग्रेजों और देश के गद्दारों की हत्या की गई। इन सभी कार्रवाइयों का केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र, इन सभी कार्यवाहियों का केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में थे। इन सभी कार्यवाहियों का केंद्र बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में थे। ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे महाराष्ट्र में आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्रांतिकारी। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ज़्यादा लिखना नहीं है। हाँ बना लो। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, तो समझ गए ना कि क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब है आक्रामक राष्ट्रवाद। यहां पे डिफेंस नहीं करना है, ऑफेंस करना है। जितना दबेंगे उतना ही हम पीछे जाएंगे। तो लड़के वीर गति पाने वाली बात है। यहां एक सिपाही की तरह से काम करना है। इसमें लिखो, महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत रामोसी आंदोलन में दिखाई देती है। रामोसी, सबसे पहले रामोसी आंदोलन में दिखाई देती है। जिसके नेता वासुदेव बलवंत फड़के थे। जिसके नेता वासुदेव बलवंत फड़के थे। 1879 का आंदोलन है ये, जिसके नेता वासुदेव बलवंत फड़के थे। 1879। तो सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत ही आपको महाराष्ट्र से दिखाई देगी। रामोसी आंदोलन जो है वहां शुरू हुआ था। इसमें लिखिए, इनके द्वारा पहली बार भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए, इनके द्वारा पहली बार भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए हथियार उठाए गए और डकैतियां डाली गईं। हथियार उठाए गए और डकैतियां डाली गई। अगला पॉइंट, इसी क्रम में 1897 में पूना में अंग्रेजों की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। अंग्रेजों की हत्या चापेकर बंधु, 2 भाई थे, चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। अब 1897 की बात होगी, अगला पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, आगे चल के जो रामोसी आंदोलन शुरू हुआ 1879 में, धीरे धीरे इस आंदोलन ने वहां के लोगों में एक प्रेरणा दिया। और 1897 में पूना में 2 भाई थे चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं ने इसलिए अंग्रेजों को मारा
क्योंकि अंग्रेज अधिकारी घरों में घुसकर प्लेग एक महामारी फैली हुई थी, और उस महामारी के बाद जो है ये लोग घरों में घुसकर महिलाओं से, बच्चों से खराब व्यवहार करते थे, और उस खराब व्यवहार से नाराज होकर चापेकर बंधुओं के अंदर उग्रता आई और उन्होंने ये कहा कि अब तुमको सबक सिखाएंगे, और मार दिया अंग्रेजों को। उसके बाद फांसी चढ़ा दिए गए ये दोनों भाई चापेकर बंधु। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे, कभी अंग्रेजों के सामने कोई किसी ने नहीं बोला जिसने उसको फांसी चढ़ा दिया गया। आधी जनता वैसे ही डरपोक होती है, किसी को मरते देख लेती है वैसे भी नहीं, अपने आप सोचती हम भी मर जाएंगे, और जो मरने और जीने से ऊपर होता है उसको डर नहीं लगता कि हमारे शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। भाई आप शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को तो नहीं मारेंगे। आत्मा फिर जन्मेगी, फिर लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हम आगे ना आ जाएं, जीत ना जाएं। मरना तो केवल एक परिवर्तन है, आप असंख्य, आप उस अनंत से हैं, वो अनंत कभी नहीं मरता। आप सोचिए, अरे भाई पता चल जाएगा तो तुम दूसरे दिशा में नहीं निकल जाओगे, इसलिए अभी कुछ पता नहीं चलेगा। उस अनंत की ही सभी संतान है, जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो यहां ये बात समझनी है। अगला पॉइंट बनाइए, वहां पर 2 मेले लगते थे, एक तो मित्र मेला और दूसरा एक वहां संगठन बना अभिनव भारत। अगला पॉइंट बनाइए, मित्र मेला तथा अभिनव भारत। अभिनव भारत। महाराष्ट्र में एक उत्सव मनता है जिसको कहते हैं गणपति उत्सव। हर साल देखते होगे खूब फिल्म के एक्टर जो है नाचते गाते समुद्र तक जाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। गणपति उत्सव हर आदमी मनाता है, और ये जो गणपति उत्सव है उससे थोड़ा सा एकता को भी प्रदर्शित करने का भी प्रयास होता है। तो आप देखेंगे एक वहां पर नेता जिनका नाम था वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। इन्होंने 1899 में एक नासिक में मित्र मेला की स्थापना किया, और यही मित्र मेला जो है 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में बदल गया। एक संगठन बनाया गया मित्र मेला 1899 में, किसने बनाया? वीडी सावरकर ने। और आगे चलकर यही संगठन 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में बदल गया। अब आप देखेंगे कि ये सारी चीजें क्यों लाई गई थी, क्योंकि राष्ट्रवाद को एकजुट किया जाए, लोगों को अपने जो प्रतीक हैं या जो उत्सव हैं, जो मेले हैं, उनके माध्यम से जोड़ा जाए। लेकिन गणपति उत्सव के साथ एक बात ये भी रही कि आगे चल के मुसलमान जो हैं वो इनसे जुड़ते नहीं, वो इन उत्सवों से अपने आप को अलग करने लगे, और ये होने लगा कि ये हिंदुओं का उत्सव है, और बाद में हिंदू मुस्लिम के लिए ये भी कारण एक माना जाता है। तो ये चीज आपको दिखाई देगी। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे कि जो वीडी सावरकर हैं उनको जेल हो गई और उन्हें हटा दिया गया। तो महाराष्ट्र में कई आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों में ये सारे आंदोलन थे। एक जो मुकदमा आता है जिसको कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस, 1909 का मुकदमा है। थोड़ा सा उसके बारे में हम नोट कर लें, हेडिंग बनाओ नासिक षड्यंत्र केस। इसके बारे में लिख लो थोड़ा, मित्र मेला वाले में। गणपति उत्सव को मनाने के लिए, गणपति उत्सव को मनाने के लिए, और आज देखिए गणपति उत्सव कितना महान हो गया है। गणपति उत्सव को मनाने के लिए 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा, गणपति उत्सव को मनाने के लिए 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। 1899 में वीडी
नासिक में मित्र मेला नामक संगठन बनाया गया। आगे चलकर यही मित्र मेला संगठन 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में बदल गया। 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में बदल गया। अभिनव भारत समाज के रूप में बदल गया। ठीक है। अब एक जो घटना हुई, एक वहां के नेता थे गणेश सावरकर। गणेश सावरकर को जो नासिक का जो डीएम था उसने जेल दिया, काला पानी की सजा। इससे महाराष्ट्र में उस डीएम के खिलाफ आंदोलनकारियों का गुस्सा बढ़ने लगा। काला पानी की सजा मतलब फिर आप कभी भी इधर नहीं आ सकते, मरते समय तक वहीं रहेंगे। काला पानी की सजा फांसी की सजा से भी ऊपर है। फांसी दे दो तो एक बार आदमी मर जाता है, काला पानी का मतलब है कि रोज मरो, डेली मरो, मतलब आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे, है ना। एक ऐसी सजा जहां पर आपको सागर के आगे ले जाकर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक जेल है जिसको सेलुलर जेल कहते हैं, वहां पर रखा जाता था। कुछ लोग को जो बर्मा में रखते थे, जो म्यांमार में, आप आ ही नहीं सकते फिर, ऐसी जेल। ठीक है। अब क्या हुआ, जब इनको काला पानी की सजा मिल गई जो गणेश सावरकर को, तो क्या हुआ, दिसंबर 1909 में जब गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दी गई तो वहां के जो डीएम थे उनका नाम था जैक्सन। जैक्सन की हत्या कर दी गई अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इन्होंने कहा कि तुमने कैसे गणेश सावरकर को काला पानी की सजा दिया, कैसे दे दिया, ये हमारे नेता हैं, कैसे सजा दे दिया। जिसके बाद एक जो मुकदमा चलाया गया, ये पकड़ लिए गए अनंत लक्ष्मण कन्हारे, और लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे, विनायक देशपांडे, इन लोगों को फांसी दी गई। किसको किसको, लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे। ये तीन व्यक्ति जो है इस मुकदमे में फांसी आप देखेंगे। विनायक देव पांडे, और इसमें आपने देखा एक नाम और है जिनका क्या नाम है, कृष्ण गोपाल कर्वे। कृष्ण गोपाल कर्वे, इन तीन व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि जैक्सन की हत्या इन्होंने किया था। जैक्सन की हत्या, ये कौन था जैक्सन? ये वहां का डीएम था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। इसी संदर्भ में एक व्यक्ति थे जो रहते थे ब्रिटेन में, वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर को ब्रिटेन से बुलाया गया। उनको ब्रिटेन से जो गिरफ्तार करके भारत लाया गया और यहां आजीवन कारावास की सजा दी गई थी वीडी सावरकर को, इसी मुकदमे में। यहीं आप देखें, इन लोगों को तो फांसी दे दी गई और यह कहा गया कि इसके पीछे जो मामला, इसके पीछे जो हैं वीडी सावरकर हैं, वीडी सावरकर का हाथ है। तो इनको ब्रिटेन से गिरफ्तार करके
ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और आजीवन कारावास दिया गया कि आप जेल में रहेंगे जब तक जीवन, इसका मतलब आजीवन का मतलब जब तक जीवन है, जीव आपके अंदर प्राण है तब तक जेल। आजीवन कारावास का मतलब यही होता है, आजीवन कारावास दिया गया। जब तक आखिरी सांस नहीं ले लोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जीवन की आखिरी सांस तक तुमको जेल में ही रखेंगे। तुम भी समझोगे कि जेल क्या चीज होती है। ब्रिटेन से जो गिरफ्तार करके जहाज पर बिठा के लाया गया, पानी वाले कहे कि चलो भारत। ठीक है, ये हो गया जो महाराष्ट्र का। अब आप देखेंगे बंगाल में क्या चला। हेडिंग बनाओ, बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन। अच्छा लिख लो, इसको लिख लो, हमने कहा ऐसे ही नोट कर लिया होगा। अच्छा चलो लिख लो। दिसंबर 1909 में, लिख लो, दिसंबर 1909 में गणेश सावरकर को, दिसंबर 1909 में गणेश सावरकर को सजा देने के कारण कि आप लोगों की भावनाएं भड़काते हैं, देश में उपद्रव फैला रहे हैं, अनावश्यक रूप से जो शांति को भंग कर रहे हैं, ये सब काम आपको नहीं करना है। और अगर यही करोगे, इसके पहले समझाया था, तुम मान नहीं रहे हो, तो फिर अब तुमको जो है आजीवन कारावास देंगे। सजा देने के कारण नासिक के डीएम जैक्सन की हत्या की गई। नासिक के डीएम जैक्सन की हत्या की गई, जिसमें अनंत लक्ष्मण कन्हारे का नाम आया। और कुछ लोग और भी गिरफ्तार किए गए, और कुछ लोग और भी गिरफ्तार किए गए या अन्य भी गिरफ्तार किए गए, जिसमें कृष्ण गोपाल, विनायक देशपांडे शामिल थे। जिसमें कृष्ण गोपाल, विनायक देशपांडे शामिल थे। उन्नीस सौ ग्यारह में इन तीनों को फांसी दे दी गई। उन्नीस सौ 11 में इन तीनों को फांसी दे दी गई। इसी में एक पॉइंट और बनाओ। इसी मुकदमे के संदर्भ में वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। इसी मुकदमे के संदर्भ में वीडी सावरकर को ब्रिटेन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और आजीवन कारावास दिया गया।
ठीक है, एक पॉइंट और बना लो। नहीं, नया पॉइंट, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देते हैं, कल इसको फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें लिखिए, बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन, बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति थी, जिसे मार्च 1902 में, जिसे मार्च 1902 में प्रमथ मित्रा, प्रमथ, ये देखो लिख रहा हूं, प्रमथ मित्रा, प्रमथ मित्रा, कुलीन दास, कुलीन दास, सतीश चंद्र बोस, सतीश चंद्र बोस आदि के द्वारा एक व्यायामशाला के रूप में की गई। व्यायामशाला, व्यायामशाला के रूप में की गई, मतलब अखाड़ा, आज के शब्द में कहें तो जिम नहीं, एक व्यायामशाला के रूप में की गई। अगला पॉइंट, आगे चलकर बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र, आगे चलकर बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में अनुशीलन समिति को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल दिया। 1907 में अनुशीलन समिति को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल दिया। अनुशीलन समिति को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में बदल दिया। इस समिति में कई सदस्य थे, जैसे चित्तरंजन दास, जिनको CR दास कहते हो, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, अरविंद घोष, अरविंद घोष, ये वही अरविंद हैं जो महर्षि अरविंद बनेंगे, जिन्होंने पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया। और भगवान कृष्ण का, ऐसा लोग बोलते हैं कि जब इन्हें जेल में डाला गया तो वहीं भगवान कृष्ण का इन्हें दर्शन हुआ, फिर इन्होंने सारे आंदोलन से अपने आप को अलग किया और आज वर्तमान के जो पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया, और आज भी है वो। ठीक है, हाँ, अरविंद घोष और सिस्टर निवेदिता,
सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, बहन निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई थी। सिस्टर निवेदिता आदि शामिल थे, आदि शामिल थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।